हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और इस लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो आपके पेपर्स नहीं हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में आपके पेपर्स होंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे और आज ये लास्ट टॉपिक है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उस डिसइक्विलिब्रियम को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल या बैलेंस्ड, और जब हम उसके आगे डिस जोड़ देते हैं तो मतलब वो हो जाता है अनइक्वल या अनबैलेंस्ड, जो चीज बैलेंस नहीं है। ठीक, तो ये डिसइक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम पॉजिटिव होता है तो वो क्या शो करता है? फेवरेबल बैलेंस शो करता है, जो कि होता है सरप्लस। ठीक, और कन्वर्सली अगर ये बीओपी हमारा, अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हमारा नेगेटिव बैलेंस शो करता है, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। राइट, ये हमने डिस्कस किया था डिसइक्विलिब्रियम में। ठीक, अब बात कि इस डिसइक्विलिब्रियम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी आवर फर्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ पास्ट रिजर्व्स। ठीक है, पास्ट रिजर्व्स को यूज करके हम अपने बीओपी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हमने रिजर्व अकाउंट जब पढ़ रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि अगर हमारे बीओपी डेफिसिट है या सरप्लस है, हम वहां पे रिजर्व अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बीओपी डेफिसिट आ रहा है, जो कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिट साइड कम है और पेमेंट साइड ज्यादा है, तभी आपका बैलेंस क्या आता है? डेफिसिट आता है। राइट, अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिजर्व अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, दैट इज जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो ज्यादा हैं पेमेंट से, तो हम उस सरप्लस बैलेंस को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने बीओपी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि हम अपने पास्ट रिजर्व्स को यूज करके अपने बीओपी को करेक्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ठीक है, एक बारी पढ़ लेते हैं। अ कंट्री में मेक यूज ऑफ पास्ट रिजर्व्स to finance the BOP deficit provided such reserves are available. Such reserves consist of gold, foreign currencies and funds related assets, that is reserve position with the IMF and holding of special drawing rights. जैसा कि हमने बात करी थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं? फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड, और आईएमएफ के द्वारा जो दिए जाते हैं एसडीआर्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। आईएमएफ से बोरो करना। अब देखिए, आपको पता है कि आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज की उनके बीओपी को करेक्ट करने में। ठीक है, तो आईएमएफ कई ढेर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप आईएमएफ से लोन ले सकते हैं टू द वेरी लॉन्ग टाइम, चाहे 12 to 18 ईयर्स हो या जैसी उसकी फैसिलिटीज हो, जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो। ठीक है, तो इन फैसिलिटीज के थ्रू वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं या हेल्प करते हैं मेंबर कंट्रीज की उनकी बीओपी को करेक्ट करने में, जो कि हैं स्टैंड बाय लोन्स, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, enlarged structure adjustment facilities, compensatory and contingency financing facilities and systematic transformation facilities. देखिए, इनके बारे में अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब आईएमएफ पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी मेजर। अब देखिए, पहले तो इसमें डिफरेंस समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन होल्ड करता है या कौन गवर्न करता है, और फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ क्या हुआ, मनी। मॉनेटरी से क्या बन रहा है, मनी। तो ठीक है, तो मनी आप कहाँ रखते हैं, बैंक में, और बैंक को कौन गवर्न करता है, आरबीआई। ठीक, तो आप इससे याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्न करती है वो होता है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो कौन ओन करती है, हमारी गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, तो the monetary policy is concerned with the money supply and credit in the economy. The central bank may expand or contract the money supply in the economy through appropriate measures which affect the prices. ठीक है, तो जैसी इकोनॉमी की कंडीशन होती है उस हिसाब से आरबीआई काम करता है, और अगर मार्केट से उसको पैसा निकालना होता है या मार्केट में डालना होता है वो डिसाइड करता है। जैसे अगर किसी कंट्री में डिफ्लेशन की कंडीशन है तो जो आरबीआई है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज करे, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाए, या जो मार्केट है उसमें करेंसी इन्फ्यूज करे, करेंसी निकाले। ठीक, उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे आ गए होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी। ठीक, और अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो कॉन्ट्रडिक्टरी काम करेंगे। अब समझते हैं कि फिजिकल पॉलिसी में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हमारा बीओपी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसे पता है कि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और ये किस पे वर्क करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताती है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट कई तरह के टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज यूज करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स यूज करती है, दैट इज इनकम टैक्स हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, आपके पास पैसे कम आएंगे खर्च करने, क्योंकि टैक्स में आपका पैसा ज्यादा चला गया है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो रिड्यूस कर जाएंगे, राइट, क्योंकि आप इतने इम्पोर्ट्स कर ही नहीं पाएंगे, और क्या होगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो आपका जो बीओपी है वो करेक्ट हो जाएगा, बीओपी का जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में आ जा। सिमिलरली अगर हम कोई इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे सेल्स टैक्स हो गया या एक्साइज ड्यूटीज हो गई, है ना, अगर ये इम्पोज हो जाएंगे गुड्स पे तो क्या होगा, टैक्स मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लग गया प्रोडक्ट्स पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्पोर्ट डिस्करेज कर जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसी सिचुएशन है होती है उस अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती घटाती रहती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट समझते हैं एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। एक्सचेंज रेट कैसे बीओपी को करेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था एक्सचेंज रेट के बारे में, याद होगा आपको। तो मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल लिया था कि हमने दो सिचुएशन कंसिडर करी थी कि जब $1 की वैल्यू 40 रुपीज है और जब $1 की वैल्यू 50 रुपीज है। ठीक है, तो हमने क्या बात किया था उस टाइम पे कि जब कोई एक कमोडिटी है वो अगर $1 की है तो हमें उसके लिए 40 रुपीज देने पड़ेंगे, 40 इंडियन करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट हमको 40 रुपए में मिल रहा था उस सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अब हमें 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी करेंसी क्या हो गई थी, एप्रिशिएट कर गई थी, राइट। लेकिन ये क्या करेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करेगी, राइट। तो इसको सही करने के लिए, हमें इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ज्यादा अपलिफ्ट कर सकें और अपने इम्पोर्ट्स को कम कर सकें, क्योंकि जब इंपोर्ट्स हमारे कम होंगे तभी हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि अगर हमने अपने जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है उसकी वैल्यू 40 रुपीज से कम होके 35 रुपीज हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि जहां हम $1 के लिए 40 रुपए दे रहे थे वहां हमें $1 के लिए 35 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने जब अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया तो ये क्या करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करेगा और इंपोर्ट्स को डिस्करेज, जिसके वजह से हमारा इक्विलिब्रियम है जो वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट
प्रमोशन, जैसा कि हम अभी बात करते आ रहे हैं कि अगर हमें अपना बीओपी का बैलेंस इक्विलिब्रियम में लाना है, डिसइक्विलिब्रियम से हटाना है या करेक्ट करना है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करेंगे तो एक्सपोर्ट्स बूस्टअप हो गई, राइट। फिर अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? तब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि हमारी SEZs, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं उनको क्या है, स्पेशल सब्सिडी मिलती है। वो क्यों मिलती है? ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे हमारा एक्सपोर्ट्स बूस्टअप हो सके, ठीक। गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, और जो भी टैक्सेस हैं उसमें या तो रिबेट दें या उन टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दें, ठीक। उसी से हमारा एक्सपोर्ट बूस्टअप हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और हमारा डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब जब हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें इंपोर्ट तो कम करना ही पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अब हम इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, जब हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स की जो ड्यूटीज हैं उन्हें कम कर रहे हैं, टैक्सेस कम कर रहे हैं, है ना। अब हमें अगर इंपोर्ट्स को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर टैरिफ बैरियर्स या कोटाज लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो कोटाज क्या होते हैं? एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन होती है किसी क्वांटिटी या किसी प्रोडक्ट को लेके कि आप उस प्रोडक्ट को जो है आगे ट्रेड नहीं कर सकते, या अगर ट्रेड कर सकते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, या लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये लिखा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट में फिक्स एंड परमिट क्वांटिटी थ्रू कोटाज, ठीक। तो वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, जिससे हमारा क्या होगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, इंपोर्ट हमारा डिस्करेज हो। अब टैरिफ्स क्या होती हैं? ऐसी ड्यूटीज या टैक्सेस जो कि हम अपने इंपोर्ट्स पे लगाते हैं, और वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे और वो हमारी मार्केट में आएंगे तो वो प्रोडक्ट अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट से या डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सस्ते होंगे तो क्या होगा? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल आउट होंगे, तो इससे क्या होगा? कंट्री में इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा तो हमें इंपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी बाहर देनी पड़ेगी ना। उससे क्या होगा? आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, और उसकी वजह से हमारा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आज हमारा बीओपी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। और अगर आप में से किसी ने ये बीओपी पूरा नहीं कंप्लीट किया है या अभी नहीं देखा है तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए जब मैं वीडियोस को अपलोड करूँ। और जहाँ तक रही बात आपके असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स आपको पता है कि मैं ब्लॉग पे दे रही हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। IBO 4 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, IBO 5 इज़ इन प्रोसेस, और वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो डू फॉलो, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।